स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि जीन का क्लासिकल कॉन्सेप्ट क्या था और उसके बारे में कैसे बदलाव आया है। तो हम जानते हैं कि हेरिडिटी के बारे में मेंडल ने अपने हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट्स में बताया था। उन्होंने कहा था कि जो कैरेक्टर हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। तो बेसिकली वो जीन के बारे में ही बात कर रहे थे, लेकिन उस वक्त तक जीन का पता नहीं था। हम लोग जानते हैं कि 1905 में बेटसन ने जेनेटिक्स टर्म दिया था। ये नहीं मालूम है कि इसके बाद कहां से दिमाग में आया, लेकिन 1909 में विल्हेम जॉनसन ने जीन नाम दिया। तो जीन नाम कब आ गया था? 1909 में ही आ गया था। और मेंडल की रीडिस्कवरी कब हुई थी? 1900 में हुई थी। बेटसन ने 1905 में जेनेटिक्स कहा, लेकिन इन्हीं बेटसन एंड पुनेट ने बाद में रिपल्शन और कपलिंग फेज की एक थ्योरी दी, जिसमें उन्होंने कहा कि जो जीन या जो कैरेक्टर कपलिंग फेज में होते हैं वो एक साथ जाते हैं और जो रिपल्शन फेज में होते हैं वो अलग अलग जाते हैं, जिसको कि बाद में टी.एच. मॉर्गन ने ये बताया कि ये जो रिपल्शन और कपलिंग फेज है ये कुछ नहीं है, बल्कि ये एक लिंकेज है। तो लिंकेज के कारण ये पता चला कि कुछ कैरेक्टर साथ में जाते हैं क्योंकि वो क्रोमोसोम पर पास पास स्थित होते हैं। ये सारी बातें मालूम पड़ गई। उसी के दौरान ये भी मालूम पड़ा कि अगर दो लिंक्ड जीन्स जिन्हें साथ साथ जाना चाहिए वो दूसरे यानी क्रॉस में वो दूसरे इंडिविजुअल्स में जा रहे हैं, यानी अलग होकर के जा रहे हैं, तो ये ऐसा क्यों हो रहा होगा? बिकॉज ऑफ द रिकॉम्बिनेशन। तो टिल 1940 यानी 1940 से पहले क्या प्रायर टू 1940s जीन को ये माना गया कि ये एक यूनिट ऑफ फंक्शन है, क्योंकि हम क्या जान चुके थे कि जीन अपनी जगह बदल सकता है सिर्फ क्रॉसिंग ओवर के कारण। दो जीन पास में है, अगर उनको एक साथ नहीं जाना है, उनको अलग कॉम्बिनेशन बनाना है, तो उसके लिए क्रॉसिंग ओवर होगा, जिसे हम रिकॉम्बिनेशन भी जानते हैं। तो उस समय जीन को एक पार्टिकल के रूप में कंसीव किया गया। पार्टिकल है ये, जो कि एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। तो यूनिट ऑफ फंक्शन है, यानी यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, क्योंकि ये एक वो है जो एक जीन क्या है? एक ऐसी चीज है जो एक एक्टिव पॉलीपेप्टाइड बनाता है या बना सकता है। तो यूनिट ऑफ फंक्शन इसे माना गया। दूसरा जीन के बारे में कहा गया कि ये यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर भी है। जब यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर है तो इसको दो भाग में बांट सकते हैं हम कि यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन एंड unit of
म्यूटेशन। तो ये सारे कंसेप्ट थे जिसे कि क्लासिकल कॉन्सेप्ट कहा गया। क्लासिकल कॉन्सेप्ट कहा गया जिसमें जीन इज ए यूनिट ऑफ फंक्शन एज वेल एज यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर। और यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर मीन्स एक ऐसा छोटे से छोटा टुकड़ा है जो रिकम्बाइन कर सकता है और जो म्यूटेट कर सकता है। लेकिन इस सब का मतलब क्या हुआ कि जीन इज इनडिविजिबल। जीन को और छोटे हिस्सों में तोड़ा नहीं जा सकता है। दैट वॉज द कॉन्सेप्ट अप टू 1940। उसके बाद एक और था कि एलील्स क्या हैं। दीज आर दी अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन। एलील्स क्या है? दे आर दी अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स एंड इंट्राजेनिक रिकॉम्बिनेशन नहीं हो सकता है, ऐसा मानना था कि जीन के अंदर एलील के बीच में यानी इंट्राजेनिक रिकॉम्बिनेशन विथ इंटर एलेलिक इंटरेक्शन ये संभव नहीं है, ऐसा 1940 तक माना गया। उसमें उन्होंने ये कहा कि अगर कोई म्यूटेशन है, म्यूटेंट्स हैं दो, तो वो एक ही जीन के पार्ट हैं और दे बिलोंग्स टू टू डिफरेंट जीन। इसको हम कैसे पता करेंगे? इसको पता करने के लिए दो तरीके अपनाए गए। नंबर 1 था बाय मीन्स ऑफ रिकॉम्बिनेशन। ये जो पार्टिकुलेट नेचर था, ऐसा क्यों था कि पार्टिकुलेट नेचर के बारे में लोगों का ध्यान गया? क्योंकि टीएच मॉर्गन ये मानते थे कि बीट्स ऑन स्ट्रिंग, बीट्स ऑन स्ट्रिंग थ्योरी पर टीएच मॉर्गन विश्वास करते थे। उन्होंने इसे ही आगे बढ़ाया, तो ये मान लिया गया कि जो पार्टिकल है वो बीट्स के रूप में है, बीट्स के रूप में पार्टिकल है, इसीलिए इसे फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है। तो उन लोगों का ये मानना था कि ये जो रिकॉम्बिनेशन है, ये रिकॉम्बिनेशन किसके बीच हो सकता है? रिकॉम्बिनेशन कैन अकर बिटवीन two genes only, and they cannot occur between two alleles। तो अगर कहीं ये मानना था कि अगर कोई दो कैरेक्टर है and if they recombine each other to give rise a wild type phenotype, then they both the characters belongs to two different gene। अगर ऐसा होता भी है कि मान लीजिए दो कैरेक्टर हैं, या यूं मान लीजिए कि ये दो सेम से कैरेक्टर हैं, तो अगर ये म्यूटेंट है, मतलब कैरेक्टर वेरिएशन है, नॉर्मल से अलग वाला है, अगर ये दो म्यूटेंट हैं, सेम फिनोटाइप दे रहे हैं या लगभग सेम फिनोटाइप दे रहे हैं, तो क्या वो एक ही जीन का हिस्सा है? इसे कैसे पता लगेगा? अगर हम इनमें रिकॉम्बिनेशन कराएं यानी क्रॉस कराएं और F2 जनरेशन में वाइल्ड टाइप आ जाए,
then both the mutants belongs to two different genes. और अगर हम इनका क्रॉस कराते हैं और F2 में कोई वाइल्ड टाइप नहीं आता है, then both the characters belongs to single gene. तो उसके लिए उदाहरण अगर हम दें आपको, तो उदाहरण दे सकते हैं कि अगर मान लीजिए एक ए बी एक म्यूटेंट है और एक ये म्यूटेंट है, इसमें हम क्रॉस कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए बी एंड ए बी। क्यों? क्योंकि ये जो ए बी है ये एक लिंक्ड जीन्स है, लिंक्ड है। तो अगर लिंक्ड है तो साथ ही साथ जाएंगे, इसलिए साथ साथ जा रहे हैं। और रिपल्सिव फेज में है, यानी ये दूसरे पेरेंट से आ रहा है, ये दूसरे पेरेंट से आ रहा है, और यहां पर भी वो दूसरे ही ग्रुप में रहेगा, ए के साथ स्मॉल बी। अगर इसका हम टेस्ट क्रॉस कराते हैं, किससे, ए और बी से, तो टेस्ट क्रॉस में अगर वाइल्ड टाइप आता है तो इसका मतलब है कि ये ए और बी जो है ये दो डिफरेंट जीन है, ना कि एक ही जीन के दो एलील। तो ऐसा कैसे हो सकता है, जैसे मान लीजिए ये एक क्रोमोसोम है, ए और बी है, दूसरा क्रोमोसोम है, ए और बी है। अगर इनके बीच क्रॉसिंग ओवर हो जाए तो हमको क्या मिल सकता है, ए और बी मिल सकता है, और यहां पर ए और स्मॉल ए स्मॉल बी मिल सकता है। तो ये जो इसके साथ ये भी है, ए और बी है, इसके साथ जब आ जाएगा तो ये क्या बनाएगा, ए और बी, और इसके साथ आ जाएगा तो भी ये ए और बी बनाएगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन आया ये वाइल्ड है, ये वाइल्ड कॉम्बिनेशन है ये वाला, एंड दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस। और ये जो है पेरेंटल है, ए बी एंड ए बी। और पेरेंटल मत कहिए, बल्कि इसे दूसरा कह दीजिए कि इस वाइल्ड टाइप है और ये तो रेसेसिव पेरेंट है, ये वाला पेरेंटल। और मान लीजिए अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है तो ए और बी के साथ क्या आ जाएगा, स्मॉल ए और स्मॉल बी, और ए और कैपिटल बी के साथ फिर से क्या आ जाएगा, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन आ जाएगा। इफ क्रॉसिंग ओवर डजंट अकर, तो क्रॉसिंग ओवर हम यहां क्या दिखा रहे हैं कि रिकॉम्बिनेशन में अगर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, अगर रिकॉम्बिनेशन में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, देन ये दो डिफरेंट जीन होंगे और एक ही जीन के हिस्से नहीं होंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम दो म्यूटेंट है, मान लीजिए A1, इसे हम क्रॉस करा रहे हैं A2 से, तो हाइब्रिड हमेशा A1 A2 आएगा, और इसका अगर हम टेस्ट क्रॉस भी करा दें तो हमेशा A1 A और A2 A, यानी सारे के सारे म्यूटेंट ही होंगे, यानी नो वाइल्ड टाइप। तो चूंकि वाइल्ड टाइप नहीं है तो ये दोनों क्या है, इट बिलोंग्स टू सेम जीन। तो ऐसा उन्होंने ये कर रखा था कि ये प्रायर टू 1940 है, वो मतलब क्लासिकल कॉन्सेप्ट है जो ये कहता था कि अगर रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस हो रही है और रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस में कोई वाइल्ड टाइप नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों कैरेक्टर विच आर इन क्वेश्चन, यानी जिसे हम कंसीडर कर रहे हैं, वो दोनों कैरेक्टर एक ही जीन के दो अल्टरनेटिव फॉर्म होंगे। और अगर वाइल्ड टाइप आ जा रहा है तो इसका मतलब ये जो दोनों कैरेक्टर हैं ये अलग अलग जीन के
हिस्से हैं। तो ये तो रिकॉम्बिनेशन से पता लगता है। दूसरा जो तरीका था जिसको उन्होंने डिफरेंट जीन यानी इंटरजेनेरिक है या इंटर एलेलिक है, इसको पता करने के लिए दूसरा पॉइंट ये था बाय मीन्स ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन और it is also known as cis trans टेस्ट। तो कॉम्प्लीमेंटेशन होना या सिस एंड ट्रांस टेस्ट होना, इसमें इन्होंने क्या कहा कि अगर कॉम्प्लीमेंटेशन, इफ कॉम्प्लीमेंटेशन अकर देन दे बिलोंग्स टू different gene. If do not occur, then they belongs to same gene. कौन belongs to? Mutant. और म्यूटेंट आप जानते हैं कि कोई भी कैरेक्टर जो नेचुरली मिलता है उसे हम वाइल्ड बोलते हैं, और नेचुरली अकरिंग कैरेक्टर से जो भी वेरिएशंस होते हैं या डिफेक्ट्स नए पैदा होते हैं, उन डिफेक्ट्स वाले कैरेक्टर्स को हम म्यूटेंट्स बोलते हैं। डिफेक्ट ना भी हो, वैरायटी बदल जाए तो भी हम उन्हें म्यूटेंट बोलते हैं। तो कॉम्प्लीमेंटेशन और सिस ट्रांस टेस्ट इज यूज्ड टू know that if a complementation occur, that it means two mutants belongs to two different genes. If it doesn't occur, then the two mutants belongs to same gene. इसे कैसे करते हैं इसके बारे में, इसमें क्या है कि सिस मतलब, सिस का क्या मतलब हुआ? It means both the mutants present on same chromosome. Both the mutants present on same chromosome. अगर एक क्रोमोसोम है और उसमें म्यूटेंट है M1 M2 और दोनों एक ही क्रोमोसोम पर है, तो इसको हम सिस कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। और इसके साथ जो दूसरा होमोलोगस है उस पर इनके नॉर्मल जीन या वाइल्ड जीन होगा। तो ये क्या है? सिस कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरीके से ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन होता है कि जब दो होमोलोगस क्रोमोसोम में एक में M1 है तो उसका वाइल्ड दूसरी जगह है, और दूसरे वाले म्यूटेंट का, यानी क्या है ट्रांस में, इफ बोथ द म्यूटेंट्स प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, तो ये ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन है और ये सिस है। लेकिन जो प्रोटोप्लाज्म है वो सेम रहेगा, यानी ये दोनों क्रोमोसोम जो है ये एक ही सेल में है, तो सेल तो सेम होगी लेकिन उसमें कैरेक्टर या तो एक साथ एक ही क्रोमोसोम पर होंगे सिस कॉन्फ़िगरेशन में, या एक साथ होंगे जरूर लेकिन अलग अलग होमोलोग्स पर होंगे और उसी सेल के अंदर होंगे। तो ट्रांस और सिस, इसमें जो प्रिंसिपल अप्लाई किया गया वो ये किया गया कि अगर कोई कैरेक्टर
यानी दोनों म्यूटेंट सेम जीन में है, मान लीजिए सेम जीन है, अगर बोथ द म्यूटेंट्स बिलोंग्स टू सेम जीन तो ट्रांस में क्या होगा, M1 होगा और M2 होगा, M1 होगा और M2 होगा, बल्कि इसे दूर दूर ना लिख के यहां सामने लिखिए, M1 होगा और M2 होगा। तो इनमें कहीं भी कोई नॉर्मल जीन की संभावना नहीं है, इसलिए ये जो भी बनाएंगे ये क्या बनाएंगे, डिफेक्टिव प्रोडक्ट बनाएंगे, और इससे भी जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी डिफेक्टिव प्रोडक्ट बनेगा। ये तो ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन है। और अगर सिस कॉन्फ़िगरेशन में देखा जाए तो क्या होगा कि M1 भी है और M2 भी है और यहां पर वाइल्ड कैरेक्टर भी है, तो ये दोनों मिलके क्या करेंगे, डिफेक्टिव बनाएंगे एज अर्लियर, जैसे पहले बनाया था, और ये क्या बनाएगा, एक्टिव। तो यहां ये नियम आया कि अगर कोई सेम जीन में है तो सिस कॉन्फ़िगरेशन में हमें क्या मिलेगा, वाइल्ड टाइप मिलना ही चाहिए। सिस कॉन्फ़िगरेशन में अगर वाइल्ड टाइप, चूंकि देखिए यहां एक्टिव फॉर्म इसने बना लिया है, इसलिए ये वाला फिनोटाइप प्रदर्शित एक्सप्रेस हो जाएगा और डिफेक्टिव वाले का कोई असर नहीं पड़ेगा। यहां क्या है, दोनों ही प्रोडक्ट यानी दोनों ही प्रकार के होमोलोगस क्रोमोसोम से डिफेक्टिव प्रोडक्ट बन रहा है, यहां एक होमोलोगस क्रोमोसोम से एक्टिव बन रहा है। तो चूंकि यहां डिफेक्टिव बन रहा है तो ये म्यूटेंट ही रहेगा, इसका फिनोटाइप म्यूटेंट ही रहेगा और यहां इसका फिनोटाइप वाइल्ड हो जाएगा। तो जब सिस कॉन्फ़िगरेशन में वाइल्ड टाइप हो जाए और ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में म्यूटेंट टाइप हो जाए तो सेम जीन के होते हैं, यानी दोनों म्यूटेंट बिलोंग्स टू सेम जीन। अगर डिफरेंट जीन है तो क्या होगा कि अगर ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन है तो एक M1 यहां होगा और 2 यहां होगा, अब इनकी जगह पूरी बदल जाएगी और इसका वाइल्ड यहां होगा, इसका वाइल्ड यहां होगा। ये क्या करेगा, डिफेक्टिव देगा, लेकिन ये वाला क्या करेगा, ये एक्टिव बनाएगा। इसी तरीके से ये भी एक्टिव प्रोडक्ट बनाएगा और ये डिफेक्टिव बनाएगा। तो कुल मिलाकर क्या हुआ कि दोनों ही होमोलोगस क्रोमोसोम से एक्टिव प्रोडक्ट बन रहे हैं, इसलिए ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में वाइल्ड फिनोटाइप आएगा, वाइल्ड, और वाइल्ड आने की वजह से ये क्या कहलाएंगे कि डिफरेंट जीन के प्रोडक्ट हैं, क्योंकि एक जीन का एक हिस्सा तो खराब है एक होमोलोगस क्रोमोसोम पर, लेकिन दूसरा हिस्सा बिल्कुल सही है और वो एक प्रोडक्ट अपना एक्टिव बना के दिखा रहा है, जिससे कि फिनोटाइप वही वाला प्रोडक्ट जो बन रहा है वो फिनोटाइप को दे रहा है। और सिस में अगर जाते हैं तो सिस में भी एक्टिव बनेगा, क्योंकि M1 है और M2 है और इसका भी है, तो यहां से भी दोनों डिफेक्टिव बनाएंगे और यहां से भी
दोनों एक्टिव प्रोडक्ट बनाएगा। तो यहां भी वाइल्ड टाइप आ जाएगा, क्योंकि हमने क्या रखा है कि सिस और ट्रांस टेस्ट तभी संभव है और तभी सक्सेसफुल है जब सिस कॉन्फ़िगरेशन में वाइल्ड आ जाए। तो यहां भी वाइल्ड फिनोटाइप आ जाए। तो ये सिंपल सा एक कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट है। अच्छा, जहां पर डिफेक्टिव प्रोडक्ट को दूसरा काउंटर पार्ट अपने एक्टिव प्रोडक्ट बनाने की वजह से उसके इफेक्ट को खत्म कर देता है, इस फिनोमेना को कॉम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। यानी आप इस डायग्राम में कॉम्प्लीमेंटेशन किसे कहेंगे? इस वाले को। ये है जो कॉम्प्लीमेंटेशन शो कर रहा है। इट मींस बोथ दी म्यूटेंट्स कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, क्योंकि उनके जो काउंटर पार्ट हैं वो अपना इफेक्टिव प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिसकी वजह से वाइल्ड फिनोटाइप आ रहा है। और अगर वो नहीं बना पा रहे हैं तो नॉन कॉम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, जैसा कि यहां पर है। तो कॉम्प्लीमेंटेशन होने का मतलब है कि दोनों म्यूटेंट्स जो हैं वो दो जीन्स से बिलोंग करते हैं। अगर कहीं लिखा रहे कि इफ कि व्हेन द टू म्यूटेंट्स कॉम्प्लीमेंट ईच अदर देन इट मीन्स, तो कॉम्प्लीमेंट ईच अदर मीन्स कि वो एक दूसरे को ना भी हो, लेकिन कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये हुआ कि उसमें जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वो डिफेक्टिव के साथ साथ एक्टिव भी बन रहा है, और एक्टिव वाला प्रोडक्ट वाइल्ड टाइप दे रहा है। इट मीन्स दे बिलोंग्स टू डिफरेंट जीन एंड दे आर नॉट एलीलिक टू ईच अदर। क्योंकि यहां हमें एक और चीज पता लग रही है कि ये जो म्यूटेंट है यहां पर क्या है? एलीलिक है एक दूसरे के, और यहां ये क्या है? जेनेरिक है। जेनेरिक मत कहिए, जीनिक कह सकते हैं इसे। दोनों जीनिक है, यानी दोनों में आपस में एक जीन जैसा संबंध है, यहां आपस में एक एलील ऐसा संबंध है। तो कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट एक अच्छा उपाय है जिससे कि किसी भी दो सिमिलर फिनोटाइप वाले म्यूटेंट को हम ये जान सकते हैं कि ये म्यूटेंट दिखते तो एक जैसे हैं, मगर क्या ये एलीलिक हैं या जेनिक हैं। इनमें आपस में संबंध दो डिफरेंट जीन जैसा है कि इनमें आपस में संबंध दो एलील जैसा है। तो हम इसी को थोड़ा और करें तो हम ये भी बता सकते हैं कि आखिर कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट जो है वो कब सक्सेसफुल होगा या कब फेल हो जाएगा। तो सक्सेसफुल होने के लिए जरूरत है कि जो म्यूटेंट है रेसेसिव, इट मींस म्यूटेंट को डोमिनेंट या कोडोमिनेंट नहीं होना चाहिए। अगर म्यूटेंट कोडोमिनेंट और डोमिनेंट है तो क्या होगा? ये सिस में भी ये म्यूटेंट फिनोटाइप शो करेगा, जबकि सिस में हमेशा वाइल्ड टाइप आना चाहिए। तो अगर डोमिनेंट है तो ये अपने कैरेक्टर डिफेक्टिव ना बना करके अपने को एक्सप्रेस कर देगा, जिससे कि कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट फेल हो जाएगा। दूसरा है कि इंट्राजेनिक कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं होना चाहिए। इंट्राजेनिक कॉम्प्लीमेंटेशन इफ occurs then cis trans
test will be failed. तो इंट्राजेनिक कॉम्प्लीमेंटेशन क्या है? कॉम्प्लीमेंटेशन तो अभी हमने देखा कि इंटरजेनिक होता है, यानी एक म्यूटेंट दूसरे जीन का है, एक म्यूटेंट दूसरे जीन का है, तो ये इंटरजेनिक हो गया और दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इंट्राजेनिक कॉम्प्लीमेंटेशन तब होता है व्हेन द जीन जो एंजाइम बना रहा है या जो प्रोटीन, एंजाइम मत कहिए, प्रोटीन जो बना रहा है वो मल्टीमेरिक है, यानी इट हैज मोर देन 2 पार्ट्स। जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो एक से ज्यादा हैं और जो जीन है वो होमोमल्टीमर है, होमोमल्टीमर है। यानी होमोमल्टीमर का मतलब क्या हुआ? होमोमल्टीमर का मीन्स दे आर प्रोड्यूसिंग पॉलीपेप्टाइड्स ऐसे पॉलीपेप्टाइड्स जो क्या है? सिमिलर है, यानी होमोलोगस पॉलीपेप्टाइड्स बना रहा है। भले उसमें एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड हो, लेकिन बना सारा वो जीन एक ही जैसा रहा। तो जब एक ही जैसा रहा है, मान लीजिए एक हिस्सा है, दूसरा हिस्सा है, तीसरा हिस्सा है, 1 2 और 3, और एक म्यूटेंट हो गया, लेकिन चूंकि ये हिस्से 3 हिस्सों को मिला करके एक एक्टिव प्रोटीन बनती है, तीसरा हिस्सा म्यूटेंट हो गया, लेकिन यही एक वाले हिस्से आपस में जुड़कर फिर से एक एक्टिव फॉर्म बना लिए। तो जैसे ही एक्टिव फॉर्म बना लेंगे तो यहां फिर से वाइल्ड कैरेक्टर आ जाएगा, और वाइल्ड कैरेक्टर ट्रांस में आने का मतलब है कि दे बिलोंग्स टू 2 डिफरेंट जीन, जबकि ऐसा नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। और जो एलील है उसे यहां पर एक ही जीन का होने के कारण वाइल्ड कैरेक्टर नहीं देना चाहिए था, लेकिन वाइल्ड कैरेक्टर आ गया क्योंकि वो जो पॉलीपेप्टाइड बना रहा है वो दिखने में या काम करने में करीब करीब सेम है। तो अगर एक नहीं भी है तो बाकी 2 जो पॉलीपेप्टाइड्स बन रहे हैं इसमें, वो दोनों ने तीसरे का कमी को पूरा कर दिया। तो इस प्रकार के जो कॉम्प्लीमेंटेशन होता है उसे इंट्राजेनिक कॉम्प्लीमेंटेशन बोलते हैं। इंट्राजेनिक, तो अगर इंट्राजेनिक कॉम्प्लीमेंटेशन है तो भी सिस ट्रांस टेस्ट फेल हो जाएगा। फिर दूसरा नेक्स्ट जो है वो क्या है? पोलर म्यूटेशन। अगर कोई म्यूटेशन पोलर म्यूटेशन है देन ऑल्सो दिस टेस्ट विल बी फेल्ड। पोलर म्यूटेशन का क्या मतलब है? कि पोलर म्यूटेशन का ये मतलब है कि यहां म्यूटेशन हुआ है लेकिन ये इसको इफेक्ट कर रहा है, अपने शायद पास वाले को इफेक्ट कर रहा है। तो हमने ये कहा कि यहां पर ये साइड में इफेक्ट कर रहा है, तो साइड में इफेक्ट है, इसे एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा। अगर एक म्यूटेशन है जो अपने बगल में किसी दूसरे जीन को एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा है, तो इस प्रकार के म्यूटेशन को पोलर म्यूटेशन बोलते हैं। तो ये क्या करता है? ज्यादातर ट्रांसक्रिप्शन को टर्मिनेट कर देता है। यानी ये क्या करेगा? स्टॉप सिग्नल को अफेक्ट करेगा, और अपना तो खराब है ही है, बगल वाले जीन को भी एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा ड्यू टू दी टर्मिनेशन सिग्नल, इफेक्ट ऑन टर्मिनेशन सिग्नल। तो वो टर्मिनेशन सिग्नल की वजह से ट्रांसक्रिप्शन बंद हो जाता है। अगर इस प्रकार का भी म्यूटेशन है तो उसमें भी सिस और ट्रांस टेस्ट फेल हो जाएगा, क्योंकि
जब हम उसको एक्सप्रेस होना है यानी सिस में उसे वाइल्ड देना है तो सिस कॉन्फ़िगरेशन में वाइल्ड नहीं देगा और म्यूटेंट ही कैरेक्टर आएगा। चौथा एक और रीजन है कि अगर म्यूटेंट आपका सिस एक्टिंग है, सिस एक्टिंग म्यूटेंट है, तो वो क्या करेगा, सिस ट्रांस टेस्ट को फेल कर देगा। कैसे कर देगा? मान लीजिए एक ओपेरॉन है और उसमें क्या है, एक ऑपरेटर है या रेगुलेटर है। ये क्या करते हैं, ये अपने क्रोमोसोम पर ही स्थित होते हैं। यानी जैसे ऑपरेटर अगर म्यूटेंट हो गया या रेगुलेटर म्यूटेंट हो गया तो यहां ट्रांसक्रिप्शन को नहीं होने देगा। तो सिस एक्टिंग है। तो मान लीजिए अगर दूसरा होमोलोग है और यहां पर एक रेगुलेटर है और यहां पर एक ऑपरेटर है, ये अगर सही भी है तो भी ये इसको जाकर के ऑन नहीं कर सकते, यानी ट्रांसक्रिप्शन को इफेक्ट नहीं कर सकते। यहां पर इन्हीं की वजह से ये तय होगा कि ये ट्रांसक्रिप्शन होगा कि नहीं होगा। यहां वाला वहां जाकर के इसे ऑन नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार के म्यूटेशन को हम सिस एक्टिंग म्यूटेशन बोलते हैं। और अगर ये सिस एक्टिंग म्यूटेशन है तो भी हमारा सिस और ट्रांस टेस्ट फेल हो जाए। तो ये तो एक कॉन्सेप्ट की बात थी जिसमें कि एक क्लासिकल कॉन्सेप्ट को हमने अभी डिस्कस किया है कि किस प्रकार पहले लोग ये मानते थे कि जीन एक इनडिविजिबल पार्टिकुलेट स्ट्रक्चर है जिसे हम यूनिट ऑफ फंक्शन यानी यूनिट ऑफ हेरिडिटी या यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर मान सकते हैं कि ये एक ऐसा छोटा स्ट्रक्चर है जो रिकॉम्बाइन करेगा और इसे तोड़ा नहीं जा सकता, और एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो म्यूटेट करेगा, इससे छोटा स्ट्रक्चर म्यूटेट नहीं करता है। ये स्ट्रक्चर हो गया। और एक ऐसी चीज है जो पूरी की पूरी ही ट्रांसफर पूरी की पूरी ही रिकॉम्बाइन करेगी। इसके अंदर एलीलिक यानी डिफरेंट फॉर्म्स को साथ साथ बैठने की कोई जगह नहीं होती है। यानी अगर अल्टरनेटिव फॉर्म है तो एक फॉर्म आएगा तो दूसरा फॉर्म हट जाएगा। वो ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों फॉर्म एक साथ अगल बगल बैठ जाए। ये हमारा एक पुराना कॉन्सेप्ट था। 1940s में कुछ ज्यादा ही इस पर डिटेल स्टडी हुई। क्यों स्टडी हुई कि पहले ड्रोसोफिला पर और हायर प्लांट्स पर ही स्टडी होती थी म्यूटेंट्स की, लेकिन जैसे जैसे टेक्निक बढ़ी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे जब होने लगी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या है कि बहुत बड़े पॉपुलेशन को हम स्क्रीन कर सकते हैं। और स्क्रीन ही नहीं कर सकते, हमारे पास कुछ ऐसे मेथड्स भी थे जिससे कि हम कंडीशनल म्यूटेंट्स, यानी हमें मालूम है कि हम इतना बढ़ा देंगे, टेम्परेचर 25 से 30 कर देंगे तो ये सारे मर जाएंगे, लेकिन जो म्यूटेंट होगा वो जिंदा होगा। तो अगर मिलियंस या बिलियंस ऑफ सेल्स भी हैं बैक्टीरिया के तो भी हम उनमें से अब म्यूटेंट खोज सकते हैं या वाइल्ड टाइप खोज सकते हैं। तो इसकी वजह से नए एक्सपेरिमेंट्स हुए और जो स्टैटिस्टिकल डाटा बड़ा हो गया, स्क्रीनिंग वाली पॉपुलेशन बड़ी हो गई, उससे वो जो रेयर कॉम्बिनेशंस होते थे, चाहे वो म्यूटेंट के हों चाहे वो वाइल्ड टाइप के हों, वो पता लगने लगे। तो जब वो पता लगने लगे तो ये पता लगने लगा कि हाँ, जो जीन है वो अब सब डिविजिबल नहीं है, ऐसा मानना गलत है कि अब जो जीन है उसे हम डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला काम, हालांकि 1940s लिखा है लेकिन 1925 में ही इसको मार्क आउट किया था स्टुल्टवांड ने।
जब ये अपनी पीजी कर रहे थे यानी एमएससी वगैरह पढ़ रहे थे, तभी उन्होंने ये देखा कि हम बार लोकस ड्रोसोफिला में की आंख में, बार लोकस में क्या है कि जो कंपाउंड आई होती है उसमें कुछ फैसेट्स होते हैं। फैसेट्स माने उसकी यूनिट्स। उन्होंने देखा कि जो बार का वाइल्ड कैरेक्टर है उसमें फैसेट्स की संख्या 771 है। फिर उन्होंने देखा कि जो अगर इसमें बार हेट्रोजाइगस हो जाए तो फैसेट्स की संख्या घट के 358 हो जाती, और अगर बार होमोजाइगस हो जाए तो ये संख्या घट के 68 हो जाती। यहां पर हम इसे कैसे लिख सकते हैं, बार चूंकि वाइल्ड कैरेक्टर है इसलिए हम इस पर प्लस बनाएंगे। ये एक सेमी डोमिनेंट या रेसेसिव कैरेक्टर है, सेमी डोमिनेंट भी है। तो बार हो गया, बार हेट्रोजाइगस मतलब बी, और बार होमोजाइगस मतलब ये। लेकिन टू हिज सरप्राइज उन्होंने देखा कि स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन से भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, यानी स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन तो मिलियंस में होता है, तो फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा थी। तो एक अल्ट्रा बार कैरेक्टर भी शो हो रहा था जो कि और इसे कम कर रहा था, और फैसेट्स की संख्या 24 हो जा रही थी। तो जब 24 हो जा रही थी, लेकिन बार से होमोजाइगस से ये बनना और बार से ये फिर से बनना, या होमोजाइगस से फिर से वाइल्ड आना, इन सब की फ्रीक्वेंसी सेम थी। यानी अगर उन्हें वाइल्ड कैरेक्टर लेना है, होमोजाइगस से ये आना हो या अल्ट्रा बार से ये आना हो, तो भी वो बहुत आसानी से उसी सेम फ्रीक्वेंसी जिससे कि बार चेंज हो रहा है वाइल्ड में और अल्ट्रा बार चेंज हो रहा है, वो दोनों सेम थी। इसका मतलब उन्होंने कहा कि नहीं, ये कोई स्टेबल कैरेक्टर है, और स्टेबल कैरेक्टर है तो इसका कारण क्या हो सकता है। तो उन्होंने ये देखा कि शायद दिमाग लगाया उन्होंने, तो उन्होंने ये कहा कि ये जो कैरेक्टर है बार वाला, ये हो सकता है अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर की वजह से हो। अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर की वजह से हो, तो उससे क्या होगा कि जो बार का लोकस है वो एक और बार के लोकस के साथ डुप्लीकेट हो रहा है। तो इसको पता लगाने के लिए उन्होंने कहा कि अगर भाई देखिए, ये तो मालूम ही था कि क्रॉसिंग ओवर ही होती है, ये मालूम था उस टाइम पर कि रिकॉम्बिनेशन कैसे होगा, क्रॉसिंग ओवर के जरिए होगा, यानी क्रोमोसोम टूटेगा और फिर से जुड़ेगा। तो इसे बताने के लिए, प्रूफ करने के लिए उन्होंने मार्कर्स का प्रयोग किया, और मार्कर्स का प्रयोग करने के लिए में उन्होंने ये कहा कि हमारे पास, जैसे अगर फ्रीक्वेंसी देखी जाए तो 57 पर और 56.5 और 56.5 यहां पर मार्कर लगाए उन्होंने, और ये जो बार आई थी वो 57.0 पर स्थित थी, सेंटीमोर्गन पर, सेंटीमोर्गन। तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी से पता लगा कि 57 पर है, तो उसके बगल वाले को उन्होंने मार्कर के रूप में यूज किया। मार्कर क्या था उनका, ये था फॉर्क्ड
ब्रिसल्स, जो ब्रिसल्स होते हैं मधुमक्खी उसके ड्रोसोफिला के शरीर पर, एब्डोमेन पर, वो फॉर्क्ड थे, उनकी टिप दो भाग में हुई थी। और इसी तरीके से फ्यूज्ड वेन, FU, दूसरा इन्होंने मार्कर जो लिया वो फ्यूज्ड वेन, क्योंकि उन्होंने ये देखा मार्कर भाई कैसे लेंगे, तो वो ये देख रहे थे कि जब भी हम बार को स्टडी कर रहे हैं, बार कैरेक्टर को स्टडी कर रहे हैं, तब तक इसमें ये जो है एक्सटर्नल फीचर ये भी बदल रहा है, क्योंकि बहुत सारी पॉपुलेशन थी, तो उसमें उन्होंने देखा कि ज्यादातर जो एक्सटर्नल फीचर है उसमें फॉर्क्ड ब्रिसल और फ्यूज्ड वेन ये भी बदल जाते हैं जब बार वाला कैरेक्टर बदलता है। तो इसी वजह से उन्होंने ये बनाया कि ये मार्कर हो सकते हैं, यानी एक मक्खी में फ्यूज्ड वेन्स हैं, एक मक्खी में फॉर्क्ड ब्रिसल्स हैं। अगर दोनों में रिकॉम्बिनेशन होगा बार कैरेक्टर में, तो ये दोनों कैरेक्टर अगर एक ही मक्खी पर आ गए तो ये तय हो जाएगा कि इन दोनों के बीच में चेंज हुआ है। तो उन्होंने क्या बनाया, एक कंस्ट्रक्ट किया, हालांकि इतना आसान नहीं होता है कंस्ट्रक्ट करना, लेकिन फिर भी उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया कि एक पेरेंट तो ऐसा हो जिसमें कि फॉर्क ब्रिसल हो, बार कैरेक्टर हो और फ्यूज्ड वेन का वाइल्ड कैरेक्टर हो। दूसरा उन्होंने लिया कि फॉर्क ब्रिसल का वाइल्ड कैरेक्टर हो, बार कैरेक्टर हो और फ्यूज्ड वेन का एक कैरेक्टर हो। अगर इनमें अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर हुई, कैसे हुई, इस तरीके से अगर हुई, ये क्या है, F बार फ्यूज्ड, तो अगर अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर हुई तो वो इस प्रकार हो जाएगी, सामने सामने ना होके अनइक्वली हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये B हो जाएगा और ये FU हो जाएगा। तो अगर हम यहां से क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट ये होगा कि एक तो क्रोमोसोम ऐसा बनेगा जिसमें F होगा, B होगा क्योंकि उसके नीचे से ही टूटना है और ये हिस्सा टूट के इधर आना है, तो एक B और होगा और एक फ्यूज्ड वेन होगी। और दूसरी तरफ क्या बचा रह जाएगा, प्लस तो है ही है क्योंकि यहां से टूटा है, तो ऊपर वाला प्लस वाइल्ड, इसका वाइल्ड कैरेक्टर है ही है, और ये वाइल्ड और आ जाएगा, प्लस यहां पर कोई बार नहीं होगा। क्योंकि बार नहीं होगा तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, बार का कैरेक्टर नहीं है तो बार का ये वाइल्ड कैरेक्टर है। तो यहां क्या आपने देखा कि बार का कैरेक्टर भी है और फ्यूज्ड वेन भी है और फॉर्क ब्रिसल भी है, जबकि यहां इसे हम बार क्या कह सकते, इसे अल्ट्रा बार कह सकते हैं। अल्ट्रा बार मीन्स कि बार दो बार डुप्लीकेट हो गया है और यहां एक ही कैरेक्टर है, तो ये इसे हम वाइल्ड बोल सकते हैं। तो ये अल्ट्रा बार विद फॉर्क्ड ब्रिसल एंड फ्यूज्ड वेन है। इसी तरीके से अगर हम ये वाला नीचे गया, ये ऊपर चला जाए, तो मान लीजिए इसे दूसरे कलर से बनाए तो समझेंगे आप। अगर ये F है और B है और प्लस है और इस प्रकार हो जाए, प्लस B एंड FU इस प्रकार हो जाए और यहां पे क्रॉसिंग ओवर हो जाए, तो क्या रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा कि ये वाला प्लस यहां चला गया, एक बार ये आया, एक बार यहां पर है और एक वाइल्ड टाइप ये है, और यहां क्या होगा कि फॉर्क ब्रिसल आ जाएगा, बार का वाइल्ड कैरेक्टर आ जाएगा और फ्यूज्ड वेन आ जाएगा।
तो हमें दो तरीके के मिले अल्ट्रा बार। अल्ट्रा बार के दो मिले, एक तो ये मिला और एक ये मिला। इस अल्ट्रा बार में फॉग ब्रिसिल भी है और फ्यूज्ड वेन भी है, जबकि इस अल्ट्रा बार में ना तो फॉग ब्रिसिल है ना फ्यूज्ड वेन है। तो उन्होंने ये शो किया कि ये जो कैरेक्टर आ रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ द अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर, जिसे बाद में ईवी लुइस ने जब सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम की स्टडी करी, तब देखा कि दिस बार कैरेक्टर इज ड्यू टू द डुप्लीकेशन ऑफ (16A) सेगमेंट। 16A सेगमेंट का डुप्लीकेशन हो रहा है, तब ये बार कैरेक्टर आ रहा है। तो उन्होंने ये बताया, जो आप जानते हैं कि सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम पे बैंड्स होते हैं, तो अगर डुप्लीकेशन होगा तो बैंड्स की संख्या बढ़ जाएगी उस जगह पर। तो बहुत आसान है देखना कि जो भी फ्लाई है, ड्रोसोफिला है, उसमें अगर डुप्लीकेशन हुआ है तो उसके सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम में वो हिस्सा बढ़कर के आएगा। तो यहां इन्होंने ये कहा कि अगर 16A का एक रीजन है तो ये वाइल्ड कैरेक्टर है। अगर 16A का दो रीजन है तो ये बार हेट्रोजाइगस है। अगर 16A और 16A दोनों होमोलोग्स पर हैं तो ये बार होमोजाइगस है। और इसी तरीके से 16A और 16A है तो ये डबल बार, जिसे हम अल्ट्रा बार कहते हैं, डबल बार हेट्रोजाइगस होगा। और लास्टली अगर दोनों में 16A यानी दो बार डुप्लीकेशन हो गया, 16A, तो ये डबल बार होमोजाइगस होगा। अब यहां क्या है, 771 फैसेट्स हैं, यहां 358 फैसेट है, यहां पर 68 है, यहां पर 48 है और यहां पर 24 फैसेट है। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या शो किया, और ईबी लुइस और सीपी ओलिवर ने बाद में और स्टडी करी। तो ईबी लुइस को फादर ऑफ अल्ट्रास्ट्रक्चर ऑफ जीन भी कहा जाता है। अभी 2004 में उनकी डेथ हुई है। 1995 में ही गॉट है नोबेल प्राइज इन फिजिकल इन मेडिसिन। तो उन्होंने ये कहा कि इससे हमें कंक्लूजन क्या निकला सारी स्टडी से। कंक्लूजन ये निकला कि जीन इज डिविजिबल एंड एलील आर ऑफ डिफरेंट साइज। दूसरे एलील कैन हैव देयर ओन प्लेस
यानी एलील की भी अपनी अलग अलग जगह होती है, ये है, ये है, यानी एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो जो जीन को हम पार्टिकल मान रहे थे, जीन पार्टिकल ना होकर एक एक्सटेंडेड फॉर्म हो गया, एक एक्सटेंडेड फॉर्म हो गया। तो एलील्स हैव देयर ओन प्लेस, जीन इज डिविजिबल एंड एलील्स आर ऑफ डिफरेंट साइज। सीपी ब्रिज ने इसकी और स्टडी करी थी। उन्होंने जब ये देखा कि जीन डिविजिबल है, एलील्स अपने प्लेस है, तो उन्होंने ये भी कहा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहां 4 है एलील्स और 4 एलील यहां भी है, 4 एलील यहां भी है और 4 एलील ये है, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4। उन्होंने ये कहा कि एलील्स की भी अपनी पोजीशन होती है और उसका इफेक्ट होता है। उन्होंने कहा कि अगर सिस अरेंजमेंट है या ट्रांस अरेंजमेंट है तो फिनोटाइप डिफरेंट होगा। फिनोटाइप विल बी डिफरेंट, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो स्टुल्टवांट ने स्टडी करी थी उसमें अगर 4 एलील है जिसमें एक पर एक ही है और एक पर 3 है, और ऐसा दूसरा कंडीशन जिसमें दोनों पर 2 एलील है, वो दोनों का फिनोटाइप डिफरेंट होगा। एक बार होमोजाइगस हो जाएगा और एक बार डबल बार हेटेरोजाइगस हो जाएगा। तो ये 3 कंक्लूजन इन्होंने निकाले, जिससे कि हमें ये पता चल गया कि जीन इज नॉट ए पॉइंट और लोकस, बट जीन इज एन एक्सटेंडेड प्लेस। उस एक्सटेंडेड प्लेस में एलील जो है अपने अपने डिफरेंट प्लेस पर रहते हैं। एलील सारे एलील एक ही जगह पे नहीं रहते, लेकिन अल्टरनेटिव फॉर्म है, उनकी भी अपनी अलग अलग जगह होती है। इसी में एक वर्क और सामने आया, एमएम ग्रीन या सीपी ओलिवर। सीपी ओलिवर ने एक ड्रोसोफिला की आई में एक कैरेक्टर होता है लॉजेंज, लॉजेंज एस एंड लोजेंज जी। तो इसका क्या मतलब था? स्पेक्टेकल आई। और इसका क्या मतलब था? ग्लॉसी आई। इसकी स्टडी जब वो कर रहे थे सीपी ओलिवर 1940s में, तब उन्होंने ये देखा कि लॉजेंज का अगर जेड एस और एल लॉजेंज जी, अगर ये हाइब्रिड है और इसका अगर हम किसी से, चाहे वो लोजेंज एस एस हो या लोजेंज जी ग्लॉसी, इनमें से किसी से भी क्रॉस करा दें तो भी हमें हाइब्रिड जो है वो क्या मिलेगा? लॉजेंज जेड एस है, मतलब तब भी हमें म्यूटेंट ही मिलेगा, हमें कोई भी वाइल्ड टाइप नहीं मिलेगा। लेकिन उन्होंने देखा कि बहुत रेयर कंडीशन ऐसी आ रही है, रेयरेस्ट, कि जहां पर वाइल्ड टाइप मिल रहा है, वाइल्ड टाइप लॉजेंज में वाइल्ड टाइप मिल रहा है। वाइल्ड टाइप का मतलब क्या हुआ कि इंस्टेड ऑफ लॉजेंज जीन्स, इंस्टेड ऑफ दिस दे गॉट वाइल्ड
प्लस। तो वाइल्ड कैसे मिल रहा है, ये तब तक उन्होंने स्टुल्टवार्न का पढ़ा था। तो सीपी ओलिवर के स्टूडेंट थे एम ग्रीन, जिसे बाद में ईबी लुइस का भी बाद में साथ मिला। तो एम ग्रीन ने इसे पढ़ा। उन्होंने कहा कि अगर ये जीन है, अच्छा ये भी था इसमें, बता दूं मैं आपको कि जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी थी, जो वाइल्ड टाइप की रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी थी 0.2%, ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, रेयर होने के बावजूद ये ज्यादा फ्रीक्वेंसी है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन के हिसाब से। तो उसमें उन्होंने ये देखा कि जो हमारा साइट है वो करीब करीब सेम है, लोजेंज जी एंड लोजेंज एक स्पेक्टेकल। तो उन्होंने कहा कि हम इसमें अगर मार्कर लगा दें तो जिस प्रकार स्टुल्टवार्न ने क्रॉसिंग ओवर को खोजा था उसी प्रकार हम भी इसे खोज सकते हैं। तो जब रिजल्ट आया क्रॉस कराने का, तो उन्होंने ये देखा कि जो ए और बी के साथ लोजेंज वाइल्ड था और दोनों इसके साथ लोजेंज एस, लोजेंज जी, ऐसा आना चाहिए था। देखिए ये है, अगर ये आएगा तो ये भी मिलना चाहिए। हालांकि एम ग्रीन को ये नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिल पाया? क्योंकि ये एक डबल म्यूटेंट है। ये एक डबल म्यूटेंट है, यानी इसमें स्पेक्टेकल भी है और ग्लॉसी भी है। तो फिनोटाइप किसी एक का ही देगा। तो आप सारे फिनोटाइप, यानी आपके सामने सारी ग्लॉसी आई वाली ड्रोसोफिला है या सारे स्पेक्टेकल वाले ड्रोसोफिला है, तो आप कैसे पता करेंगे उस समय कि ये डबल म्यूटेंट की वजह से आ रहा है कि सिंगल म्यूटेंट की वजह से आ रहा है? तो ये उन्हें मिला नहीं, मगर थियोरेटिकली इट शुड बी फाउंड, इसे भी मिलना चाहिए था, लेकिन उन्हें यह मिला। ये जो लोजेंज है, ये लोजेंज कैरेक्टर उनको मिल गया। और एक में दूसरा मार्कर था, उसका वाइल्ड दूसरी तरफ था, एक में दूसरा मार्कर था, उसका वाइल्ड दूसरी तरफ था। तो दोनों मार्कर के साथ ये वाला वाइल्ड कैरेक्टर लोजेंज में मिला। तो इसके मिलने से भी ये सिद्ध हो गया कि जीन इज नाउ डिविजिबल। अब जीन जो है वो यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, एंड जीन is not divisible, it is not a unit of structure, although still it is a unit of function। वो हम अभी आगे देखेंगे कि यूनिट ऑफ फंक्शन किस तरीके से है, लेकिन यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर अब नहीं रह गया। तो ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट था जीन का कि जीन एक पार्टिकुलेट स्ट्रक्चर है, ये एक यूनिट ऑफ फंक्शन है, यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर है। लेकिन लेटर ऑन जो 1940s और 50s की स्टडी थी, उसने ये शो किया कि जीन इज नाउ डिविजिबल एंड इट इज नॉट ए पॉइंट बट इट इज एन एक्सटेंडेड सेगमेंट ऑफ ए डीएनए। और उस एक्सटेंडेड सेगमेंट ऑफ डीएनए में लेटर हमें क्या पता लगा, अभी वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में उसके बारे में बताएंगे। जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ जीन है, उसमें हमें ये पता लगा कि एक यूनिट ऑफ सिस ट्रांस टेस्ट भी है, यानी एक इतना सेगमेंट भी डीएनए को होता है जो सिस और ट्रांस टेस्ट देता है, विद एग्जिबिट सिस एंड ट्रांस टेस्ट। और एक ऐसा यूनिट भी है जो रिकंबाइन करता है, और एक ऐसा सेगमेंट भी है, यानी तीन चीजों में बांट दिया गया कि यूनिट ऑफ म्यूटेशन। तो हम ये अभी आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे
कि जो यूनिट ऑफ सिस ट्रांस है टेस्ट, यानी ऐसा टुकड़ा जो सिस और ट्रांस टेस्ट देता हो, इसी को जीन के बराबर माना गया है। इट इज सिनोनिमसली यूज्ड एज ए इन प्लेस ऑफ जीन, कि वो जीन वो है जो सिस और ट्रांस टेस्ट देता, और रिकॉम्बिनेशन और म्यूटेशन के लिए कोई शब्द बाद में मतलब कोई ऐसा इसको जीन के बराबर नहीं माना गया। यानी जीन को पहले हम मानते थे कि रिकॉम्बाइन भी करेगा और म्यूटेशन भी करेगा, तो यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर का ओहदा इस पर से हट गया। यूनिट ऑफ फंक्शन का अभी भी इस पर है कि जीन वो एक स्ट्रेच ऑफ डीएनए है जो कि एक एक्टिव पॉलीपेप्टाइड बनाता है और जो सिस और ट्रांस टेस्ट पास करता है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। अभी इसकी दूसरी सीरीज में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार बेंजर ने जीन का अल्ट्रा स्ट्रक्चर स्टडी करने के लिए मेहनत करी और एक्सपेरिमेंट्स किए और उससे वो किस कंक्लूजन पर पहुंचे।